कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें एक साथ कर ली है। तो इस तरीके से आप अपने हेयर्स को, बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं रिफाइन एज के मेथड से। हेलो एवरीवन, तो आज आप सीखने वाले हैं 3 मेथड जिससे आप हेयर और बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं। और इन 3 मेथड्स को हम 3 अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। पहली वीडियो में हम सीखेंगे अल्फा चैनल मेथड को, और दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे रिफाइन एज मेथड को, और तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे कलर रेंज मेथड को। सो ये हमारी दूसरी वीडियो है, और बाकी 2 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपको कोने में आई बटन नजर आ रहा होगा, या फिर आपको वीडियो के लास्ट में डायरेक्ट थंबनेल मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद सेकंड मेथड। हमारे पास ये 2 फोटोज है, एक ये वाली फोटो है और एक ये वाली फोटो है। पिछले वाले जो मेथड था उसमें मैंने एक प्लेन बैकग्राउंड लिया था। इस मेथड में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो प्लेन नहीं है, ना ही इस फोटो में प्लेन बैकग्राउंड है। तो मैं इन दोनों फोटोज के अंदर वो सेकंड मेथड आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इस मेथड में हम इस्तेमाल करने वाले हैं रिफाइन एज टेक्निक का। बेसिकली आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को, उसके बाद आप रिफाइन एज का इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी बैकग्राउंड कटिंग कर रहे हैं या फिर हेयर कटिंग कर रहे हैं तो अपनी इमेज का पहले एक डुप्लीकेट तैयार कर लें। तो मैं यहाँ पे अपनी इस इमेज का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ। Ctrl+J प्रेस करूँगा मैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप पेन टूल का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ हमारे क्विक सिलेक्शन टूल का। तो अगर आपको नहीं पता कि क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर वीडियो बना के रखी हुई है। मेरे फोटोशॉप के प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे इन सभी टूल्स की A to Z डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे सिंपली आप सिलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्विकली सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं डिटेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है गाइस, हमारा मेन फोकस यहाँ पे इन हेयर्स को लेके है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, आप हेयर के एजेस को सिलेक्ट करने के चक्कर में बैकग्राउंड को सिलेक्ट मत कर लीजिएगा। अगर इसको सिलेक्ट करते वक्त आपके कोई बाल कट रहे हैं तो उन्हें कटने दीजिए, क्योंकि जितना प्रिसाइजली आप सिलेक्ट कर सकते हैं उतना प्रिसाइजली सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो चीज़ें रह जाती है उनको हम बाद में देख लेंगे मास्किंग करते वक्त। ठीक है, अभी आप जैसा देख पा रहे हैं हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रिफाइन एज के अंदर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर का ये वाला पार्ट जो है हमारे मन मुताबिक सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो हम इसे यहाँ पे ठीक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के साथ ही एडजस्टमेंट करनी है, एक रेडियस के ऊपर और एक शिफ्ट एज के ऊपर। मैं यहाँ पे स्मार्ट रेडियस को ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं रेडियस की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और इसके बाद हम जाएंगे शिफ्ट एज के अंदर और शिफ्ट एज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। इसे आप उतना ही इंक्रीज करेंगे जितने में आपके हेयर के एज जो है, इसके जो कोने हैं, जो सिरे हैं, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाएं। तो मैं इसे थोड़ा सा बैक कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बस मुझे इतना ही चाहिए था। इसके बाद आपको करनी है इन एजेस के ऊपर पेंटिंग। तो पेंटिंग करने के लिए आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर लें। इसके बाद आप यहाँ पे अपने इस ब्रश साइज़ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने ब्रश के साइज़ को इतना ही रहने दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हेयर का कौन सा पार्ट है जो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट जो है सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे पेंटिंग करनी होगी। हमको सैंपल लेना है इसके ऊपर से ही। ठीक है, तो सैंपल किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे ब्रश के बीच में एक प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन सैंपल्स लेता है और इसके चारों तरफ उस चीज़ को अप्लाई करता है। तो आप कोशिश करें कि ये प्लस का साइन हेयर के एजेस के ऊपर ही रहे। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा प्लस का साइन जो है वो हेयर के ऊपर ही है। और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक को करके रखूंगा और बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर ही पेंट करता हुआ चला जाऊंगा नीचे तक, इस तरीके से धीरे धीरे। ठीक है, इससे फोटोशॉप को पता चल रहा है कि हमको किस एरिया को रिफाइन करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप हेयर के अंदर पेंट करेंगे। ओके गाइज, तो मैं अब ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बड़ा किया था। ठीक है, तो जहां पे भी आपको हेयर के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ नजर आए तो वहां पे आप इस तरीके से पेंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो शिफ्ट एज दिखाई दे रहा है और स्मार्ट रेडियस दिखाई दे रहा है, उनकी वैल्यूज को कम ज्यादा करके देखना है कि कहाँ पे ये हेयर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो पेंटिंग करने के बाद अब मैं शिफ्ट एज की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे हेयर का सिलेक्शन काफी अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ओके गाइज, इसके बाद हम यहाँ पे इसके मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड वाली जो नीचे वाली इमेज है ये ऑन है, तो हम इसे ऑफ कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने काफी अच्छे तरीके से हेयर के पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसके मास्क के ऊपर जाएंगे, वहां पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मास्क एज दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रिफाइन मास्क का ऑप्शन जो है वो वापस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप वापस यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा मीडियम साइज का ब्रश लें, तो आपको बैलेंस टाइप का ब्रश लेके रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक येलो कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हेयर को भी कट कर लिया है और हमने बैकग्राउंड को भी चेंज कर लिया है। आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर की लेयर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें एक साथ कर ली है। तो ये फोटो पहले ऐसी थी और अब हो गई है ऐसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी पोर्शन को मैंने अच्छे तरीके से कट नहीं किया है। आप इसे आराम से कट कर सकते हैं। आप हेयर को कट करना सीख जाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसे अपने आप कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको मेन चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे पिछले मेथड में आपने फ्रिंजेस देखे थे, वैसे ही फ्रिंजेस आपको इस मेथड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को एक बार चेंज कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि वो फ्रिंजेस कैसे दिखेंगे। अभी इस बैकग्राउंड में आपको वो फ्रिंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, थोड़ा डल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हेयर के अराउंड आपको फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं। हम ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद ये फ्रिंजेस है, इनको आप कैसे ठीक करेंगे? सेम वही मेथड है, आपको क्लिपिंग मास्क से इसको ठीक करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। खाली लेयर बनाने के बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क के अंदर, हम इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ये क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया क्लिपिंग मास्क बनाने का। इसके बाद वही सेम दो तरीके, आप पेंटिंग से यानी ब्रश से या फिर क्लोन स्टैम्प टूल से इसे ठीक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल को। तो क्लोन स्टैम्पिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको किसी भी तरीके की अगर हेयर कटिंग करनी होती है, बैकग्राउंड कटिंग करनी होती है, तो उससे पहले आप अपने मास्क को एक बार चेक कर लीजिए कि उसके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या फिर कोई चीजें रह तो नहीं गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम होती तो वो प्रॉब्लम कैसे दिखती, तो चलिए उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसे फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके की अगर आपके मास्क के बीच में आपको इस तरीके से ब्लैक एरियाज दिखाई दे तो आपको इन ब्लैक एरियाज को गायब करना है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऐसा होता है, आपके ये वाले पोर्शन जो है ये गायब हो रहे होते हैं, आपको इन्हें व्हाइट करना पड़ेगा। तो आपको मास्क को ऑन करना है। मास्क को ऑन करने के लिए आप एल्ट को दबाएंगे, एल्ट को दबा के रखेंगे और अपने मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका मास्क एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो ब्लैक एरियाज होंगे आपके मास्क के अंदर, आपको उन्हें व्हाइट करना है। इस तरीके से व्हाइट करने के लिए आप लेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर को और उसके बाद इन्हें पेंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसे अब मास्क को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल को अप्लाई करने के लिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं हेयर पोर्शन को, ताकि हम अच्छे आराम से इसके अंदर स्टैंपिंग कर सके। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आपको अच्छी जगह से सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद आपको ब्रश को अपने एरिया के हिसाब से छोटा कर लेना है, क्योंकि स्टैंपिंग हमको यहाँ पे नहीं करनी है, हमको स्टैंपिंग करनी है बाहर इन एजेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सैंपल ले लेता हूँ। सैंपल लेने के बाद हम यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे जो एरिया ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था,
अब वो अच्छे तरीके से छुप चुका है। तो हमको अब इसको भी वैसा ही करना है। तो हम यहाँ पे सैंपल लेंगे इस एरिया से, उसके बाद हम यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा सा अलग से इसके ऊपर स्टैंपिंग कर देंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो अभी आपने देखा किस तरीके से हमने जो हमारा यहाँ पे फ्रिंजेस थे उसको करेक्ट कर लिया है, उनका ठीक कर लिया है। उसके बाद बारी आती है इस एरिया की। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपको ऐसे ही सैंपल लेना है और बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से वहाँ पे पेंट करते हुए चले जाना है, वहाँ पे सैंपलिंग करते हुए चले जाना है। ओके गाइज, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर जो है, यहाँ पे आप ओरिजिनल हेयर को देखेंगे और इसको देखेंगे तो आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड से मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने हेयर्स को, बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं रिफाइन एज के मेथड से। ओके गाइज, ओके, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप जब क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको बैकग्राउंड के हिसाब से सैंपल लेने हैं। अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड से सैंपल लेने के बाद मैच हो रहा है तो आप वहां से सैंपल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज को। इसको हम फटाफट करेंगे, जहां पे मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं रुक जाऊंगा और जहां पे मुझे फटाफट स्किप करना होगा वहां पे फटाफट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद हमने रिफाइन एज को ओपन कर लिया। अब हमको रेडियस और शिफ्ट एज को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि हमारे जो हेयर कटे हैं वो आ जाएं लेकिन बैकग्राउंड उसमें ना आए। इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, आपको ये एडजस्ट करके देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड नजर तो नहीं आ रहा। तो जैसे मैं यहाँ पे रेडियस को बढ़ाता हूं तो अभी आपने देखा कुछ हेयर का पोर्शन जो दिख नहीं रहा था वो अभी दिखने लग गया है। तो यानी कि इतना वैल्यू ठीक है, मैं थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ा सकता हूं यानी कि। तो अब आप देख रहे हैं कि हेयर काफी अच्छे तरीके से स्मूथ आउट हो चुके हैं, तो यानी कि हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, यहां पे आप देखेंगे कि इसको बढ़ाने के बाद आपका यहां पे बैकग्राउंड शो होने लग गया है। तो ये होता है जब आप इनकी वैल्यूज को ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आप इसको पीछे भी करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा कम हुआ है, यानी थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है शिफ्ट एज की। हम शिफ्ट एज को भी इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके अंदर आने लग गया है, तो हम इसे कम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक बार हम स्मार्ट रेडियस को ऑन करके देख लेते हैं कि स्मार्ट रेडियस से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है इसके अंदर। अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम स्मार्ट रेडियस को ऑन कर देंगे, अगर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हम स्मार्ट रेडियस को ऑफ कर देंगे। स्मार्ट रेडियस को ऑन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ का जो पोर्शन था काफी अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया, स्मूथ हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पोर्शन में बैकग्राउंड आ गया है, यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, तो इसीलिए हम स्मार्ट रेडियस को ऑफ कर देंगे। आज स्मार्ट रेडियस को ऑन करने के बाद रेडियस की वैल्यू को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं स्मार्ट रेडियस को ऑन कर देता हूं और उसके बाद अगर मैं रेडियस को कम ज्यादा करता हूं तो कुछ असर पड़ता है, ये हम चेक करेंगे। कोई खास असर नहीं पड़ रहा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे हमें स्मार्ट रेडियस को ऑफ कर देना चाहिए और हमें यहाँ की जो वैल्यू थी उसे वही रहने देना चाहिए। ओके, प्रेस करने से पहले आपको मैं एक ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, ये है डीकंटामिनेट कलर्स। ये कब इस्तेमाल होता है, ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके बॉर्डर्स जो है, आपके एजेस जो है व्हाइट कलर के फ्रिंजेस आने लग जाते हैं। तो जब हम डीकंटामिनेट कलर्स को ऑन कर देते हैं तो ये बॉर्डर्स को बैकग्राउंड के हिसाब से डार्क डल कलर का कर देता है ताकि ये अलग ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसी है, आपकी इमेज का कलर कैसा है, तो आप इसे उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप उसको उसकी वैल्यू दी गई है, आप अपनी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी वैल्यू को कम किया तो आपने देखा कि व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एरियाज जो है ब्राउन कलर के हो जाएंगे, बिल्कुल हेयर के कलर से मैच करने लग जाएंगे। तो डीकंटामिनेट कलर का इस्तेमाल इसलिए होता है। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा क्लोन स्टैम्प टूल का इन फ्रिंजेस को गायब करने के लिए। तो हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। अब हम अपने हेयर्स को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे पेंटिंग करके। तो पेंटिंग करने के लिए मैं इस मास्क के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इस मास्क एज के ऊपर क्लिक करूंगा।
और अब बारी आती है इन एरियाज को पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा बड़ा ब्रश इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हम इन एजेस के ऊपर पेंट कर रहे होंगे इन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन ब्रश अगर जो हमारे अच्छे दिखने वाले हेयर्स हैं, यानी ये वाला पोर्शन जो है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो चुका है, और अगर ब्रश इसके ऊपर चलेगा तो वो इसको भी ख़राब कर सकता है। तो हमें बिल्कुल बैलेंस्ड वाला ब्रश का साइज़ रखना है और फिर सीधा हमारे आगे तक लेकर चले जाएंगे, जहाँ जहाँ हमको अपने हेयर को स्मूथ आउट करना है, फ्रिंजेस को कम करना है। ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल एजेस के ऊपर आप इस तरीके से पेंट करते हुए धीरे धीरे आराम से चलते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद अब देखिए, जहाँ पे अभी भी कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो आप वहाँ पे दोबारा पेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पार्ट को पेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसे दोबारा पेंट करूँगा, और दोबारा पेंट करने के बाद भी वो एरिया अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसे वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, उसे हम क्लोन स्टैम्प टूल से ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो जितना रिजल्ट आपको मिल रहा है इतने रिजल्ट से आप अगर खुश हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पे अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो इन दोनों में आप अभी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमारे हेयर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने पेंट किया था वहाँ पे क्या असर हुआ है। ये देखिए, ये वाले पार्ट जो थे हमारे अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे पेंट करने की वजह से फोटोशॉप ने इनको भी खराब कर दिया। तो आपको बड़ा ब्रश नहीं लेना है। ठीक है, सो एज यू कैन सी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कट आउट कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है हमारे सब्जेक्ट से काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो चुका है। पहले ये जो इमेज थी वो कुछ ऐसे थी, लेकिन अब वो इमेज है बैकग्राउंड चेंज करने के बाद में वो ऐसी नज़र आ रही है। तो चलिए अब बैकग्राउंड की जगह थोड़ा सा डल कलर अप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्लोन स्टैम्प करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ओके, तो डल कलर अप्लाई करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मुझे मेजर चेंजेस करने की जरूरत पड़े, लेकिन कुछ पोर्शन है जहाँ पे हमको सिर्फ क्लोन स्टैंपिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। वो एरियाज है, ये वाला एरिया हो गया, या फिर ये वाला एरिया हो गया, या फिर ये कान वाला एरिया हो गया, या फिर ये ऊपर वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे हम इजीली इन सबको कर सकते हैं। तो इस एरिया को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको ये आराम से साफ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे लेंगे बर्न टूल। तो बर्न टूल लेने के बाद में इस एरिया को आप यहाँ पे क्लिक करके उसे गायब कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप ऐसे इसी तरीके से इसको गायब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। और इसके बाद बारी आती है यहाँ पे भी आप इस तरीके से इन्हें इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एरियाज होते हैं आप उन्हें बर्न टूल की हेल्प से इस तरीके से गायब कर सकते हैं। गायब करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइट फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए आप ऐसे ही यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद में यहाँ पे आप एक क्लिपिंग मास्क बनाएं। क्लिपिंग मास्क बनाने के बाद में आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद में आप सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद में आप इस तरीके से पेंट करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके गाइस, सब कुछ मुझे परफेक्ट लग रहा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे अब ब्रश टूल का इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने इस एरिया को छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए आपको अपने क्लिपिंग मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप पिक करेंगे ब्रश टूल को। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे आने के बाद में आपको ये वाला जो ब्रश दिखाई दे रहा है 59 नंबर वाला, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप Alt को प्रेस करेंगे। Alt को प्रेस करने के बाद में जिस एरिया को आपने पेंट करना है उसके पास वाले एरिया से कलर का सैंपल लेंगे। उसके बाद में आप वहां पे पेंट करना स्टार्ट कर दें इस तरीके से। जैसे मैं इन एरिया को उसको पेंट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उन एरियाज पे पेंट होना शुरू हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे व्हाइट एरिया थे वो अब गायब हो रहे हैं, वहां पे पेंट होना शुरू हो गया इस तरीके से। अब मैं एक बार डार्क कलर ले लेता हूं। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप ब्रश टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रिंजेस को हटाने के लिए।
तो जिस इमेज का बैकग्राउंड पहले ऐसे था, अब उसका बैकग्राउंड हमने बदल दिया है पूरे तरीके से। तो अब इसके बैकग्राउंड को आप चाहे किसी भी कलर का करेंगे तो वो बैकग्राउंड इस पे सूट करेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड चाहे कोई भी है, अब व्हाइट फ्रिंजेस हमें शो नहीं हो रहे हैं। ओके गाइज, तो ये मेथड मैंने आपको 2 फोटोज के ऊपर ट्राई करके दिखाया। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।